नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं इंसानी इंजीनियरिंग के उस एक्सट्रीम लेवल पर जहां हमारी बेहिसाब महत्वाकांक्षा सीधे सीधे कुदरत के सख्त नियमों से टकराती है। कभी कभी क्या होता है ना, जब ऐसी तकनीक बनती है जो पहले बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, तो ये भूल जाना बहुत आसान होता है कि आखिरी फैसला हमेशा नेचर का ही होता है। तो बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। पहले इंजीनियरिंग द इम्पॉसिबल, उसके बाद द लिक्विड मेटल सबमरीन, फिर नेवी एयरशिप्स एंड वेदर, द डर्बीशायर्स फाइनल स्टॉर्म और आखिर में लेसन्स फ्रॉम द डीप। इन 3 अलग अलग पर बेहद चौंका देने वाली घटनाओं से हम समझेंगे कि ऐसी तकनीकी तरक्की की असली कीमत क्या होती है। भाग 1, इंजीनियरिंग द इम्पॉसिबल। यहां उन इंजीनियर्स के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ऐसी मशीनों को बनाने की हिम्मत की जिन्हें पूरी दुनिया कल्पना से बाहर मानती थी। ह्यूब्रिस यानी हद से ज्यादा घमंड या आत्मविश्वास, जिसका अंजाम अक्सर तबाही होता है, खासकर जब हम कुदरत की हदें पार करने लगते हैं। दरअसल इनोवेशन करना अच्छी बात है, पर यही जुनून कई बार इंजीनियर्स को उन खतरनाक कमजोरियों के प्रति बिल्कुल अंधा कर देता है, और यही अंधापन आगे चलकर फेटल साबित होता है। भाग 2, द लिक्विड मेटल सबमरीन। अब चलते हैं सीधे कोल्ड वॉर के उस तनाव भरे दौर में, समुद्र की गहराइयों के अंदर। एक ऐसी कोशिश जहां सोवियत यूनियन ने नेवल वॉरफेयर के नियम ही पलटने की ठान ली थी। यूएस और सोवियत डॉक्ट्रिन का यह अंतर सच में ध्यान देने लायक है। एक तरफ यूएस नेवी स्टेल्थ, प्रिसिजन और चुपचाप दुश्मन को ट्रैक करने पर अपना पूरा फोकस कर रही थी, पर सोवियत नेवी का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्हें एक ऐसी अंडर वाटर फाइटर जेट बनानी थी जिसके सामने स्टेल्थ का कोई मतलब ही ना रह जाए। उनका ध्यान सिर्फ बेपनाह स्पीड, जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी और एक्सट्रीम एक्सेलरेशन पर था। और इस सब में सबसे बड़ा फैक्टर था ये नंबर, 125 डिग्री सेल्सियस। ये कोई आम टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है। इस नई अल्फा क्लास सबमरीन में एक रेवोल्यूशन लाने वाला लिक्विड मेटल रिएक्टर लगाया गया था, पर इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक शर्त यह थी कि इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता था। क्यूलेंट का टेम्परेचर हमेशा 125 डिग्री से ऊपर रखना जरूरी था, वरना वो पल भर में सॉलिड मेटल बन जाएगा और सबमरीन खुद को हमेशा के लिए खत्म कर लेगी। सोवियत अल्फा क्लास के जो इनोवेशंस थे ना, वो किसी को भी हैरान कर दें, जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड कंप्यूटर ऑटोमेशन, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही कम क्रू की जरूरत पड़ती थी, और इसका हल स्टील की जगह टाइटेनियम से बना था, जो 40% हल्का था। अब जरा सोचिए, जब पश्चिमी देशों को यह भनक लगी कि एक ऐसी ऑटोमेटेड टाइटेनियम की सबमरीन बन चुकी है जो 40 नॉट्स की स्पीड से दौड़ सकती है और 1000 मीटर के नीचे डाइव कर सकती है, तो उनके बीच लिटरली हड़कंप मच गया था। पर इन बड़े सपनों का अंजाम क्या हुआ? एक छोटा सा स्टीम लीक आया जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कूलेंट का टेम्परेचर जैसे ही उस 125 डिग्री मार्क से थोड़ा सा नीचे गिरा, रिएक्टर तुरंत एक ठोस सॉलिड ब्लॉक में जम गया। सोवियत नेवल इंजीनियरिंग का वो ताज जिसे देखकर दुनिया घबराती थी, पल भर में टाइटेनियम के कबाड़ में बदल गया। ये क्लियर हो गया कि ये डिजाइन प्रैक्टिकली मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। भाग 3, नेवी एयरशिप्स एंड वेदर। अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर आसमान की तरफ चलते हैं 1930 के दशक में, जहां यूएस नेवी ने लंबी दूरियों पर अपना कब्जा जमाने के लिए आसमान का रुख किया। यूएसएस एक्रॉन और मेकोन का आकार सुनकर ही हैरानी होती है। 3 सिटी ब्लॉक्स के बराबर लंबाई, करीब 100 लोगों का क्रू। ये दुनिया के पहले उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। एडमिरल विलियम ए मॉफेट ने इन रिजिड एयरशिप्स का सपना एक तैरती हुई किलेबंदी के रूप में देखा था, जो पैसिफिक ओशन में दिनों तक कंटिन्यूअस निगरानी कर सकें। एडमिरल मॉफेट का दावा था कि शी इज बाय नो मीन्स अ वल्नरेबल टारगेट, यानी ये एयरशिप कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये विशाल मशीन्स अनप्रेशराइज्ड गैस सेल्स और बेहद हल्के फ्रेम्स पर निर्भर थीं, फिर भी इनके आसपास एक ऐसी इमेज बना दी गई थी जैसे इनको कुछ हो ही नहीं सकता। एक इनविंसिबल होने का भ्रम बुन दिया गया था। पर सच्चाई कुछ और ही थी, और एक दुखद पैटर्न साफ नजर आता है। फरवरी 1932 में सिर्फ हवा के एक झोंके से एक्रॉन का टेल जमीन से टकराता है और डैमेज हो जाता है। उसके कुछ ही महीने बाद अप्रैल में धूप के वजह से गैस इतनी गर्म होती है कि शिप अचानक ऊपर उठ जाती है और 2 लोग जान गंवा देते हैं। फिर अप्रैल 1933 में एक तूफान एक्रॉन को समुद्र में ढकेल देता है, जिसमें 73 लोगों की मौत होती है। और आखिरकार फरवरी 1935 में विंड शेयर की वजह से मेकन का अपर टेल टूट जाता है और वो भी डूब जाती है। इतने ग्रैंड विजन के बावजूद ये मशीन्स मौसम की ताकत के आगे बिल्कुल बेबस निकलीं। भाग 4, द डर्बिशेस फाइनल स्टॉर्म।
हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी हमें सीधा 1980 में ले आती है। ग्लोबल शिपिंग के एक ऐसे आधुनिक चमत्कार की कहानी जो अचानक बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए कि एमवी डर्बीशायर की कार्गो कैपेसिटी कितनी थी। 1,50,000 टन्स। ये अपने आप में एक माइंड ब्लॉगिंग नंबर है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिटिश ब्रिज क्लास कैरियर था। और क्या आपको पता है, ये टाइटैनिक से भी लगभग 2 गुना चौड़ा था, अपने टाइम का एक एब्सोल्यूट जायंट। अब इन आंकड़ों के बीच के टकराव को देखिए। एक तरफ है द मशीन यानी एमवी डर्बीशायर, 1000 फुट लंबा, 1,70,000 टन का डिस्प्लेसमेंट और 15 मंजिल ऊंचा। और दूसरी तरफ है द फोर्स ऑफ नेचर टाइफून ऑर्किड, 10 मीटर ऊंची लहरें और उनका बेहिसाब वेव प्रेशर। कैप्टन को इस जायंट स्टील फोर्ट्रेस पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपना कोर्स चेंज नहीं किया। वो सीधे तूफान के आगे बढ़ते गए, ये सोचकर कि ये मैसिव जहाज इस टाइफून को आसानी से झेल जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी तबाही किसी एक मैसिव स्ट्रक्चरल खराबी से नहीं हुई। ये एक डोमिनो इफेक्ट था जिसमें छोटे छोटे अनसीन फेलियर्स जुड़ते चले गए। सबसे पहले आगे के वेंटिलेटर्स भयानक लहरों से टूट गए। फिर पानी बोसन स्टोर में भरने लगा, जिससे जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिंचने लगा। उसके बाद लहरों के भारी दबाव ने पहले हैच कवर को तोड़ दिया और फिर एक के बाद एक बाकी हैचेस भी अंदर की तरफ बैठ गए और जहाज तेजी से डूब गया। दशकों लग गए इन्वेस्टिगेटर्स को समुद्र की गहराई से इस एग्जैक्ट सीक्वेंस को ढूंढ निकालने में। भाग 5 लेसन्स फ्रॉम द डीप। तो चलिए अब देखते हैं कि इन 3 बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स से हमें आखिर क्या सीख मिलती है और आधुनिक दुनिया में इनका क्या मायने है। एक बात माननी पड़ेगी, इन नाकामियों से सिर्फ तबाही नहीं आई, इन्हीं पेनफुल फेलियर्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रास्ता भी तय किया। सोवियत सबमरीन्स में जो टिटेनियम फैब्रिकेशन यूज हुआ था, उसी ने मॉडर्न मेट्रोलॉजी को नए आयाम दिए। एयरशिप्स की इन्हीं टैक्टिक्स से आगे चलकर अर्ली विजुअल होमिंग सिस्टम्स का विकास हुआ और डर्बीशायर की उस भयानक ट्रेजेडी ने मैरिटाइम इंस्पेक्शंस और शिप डिजाइन में वो आमूलचूल बदलाव ला दिए जिन पर आज हमारी पूरी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री निर्भर करती है। खैर, यहां एक पल के लिए ठहरकर इस सवाल पर चर्चा करनी जरूरी है। व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस? तरक्की की असली कीमत आखिर क्या है? एक बात क्लियर है, जब भी हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जुनून पालते हैं, उसका एक बहुत भारी मोल चुकाना पड़ता है। रेडिकल इंजीनियरिंग हमेशा एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है, जहां आगे बढ़ने की ललक अक्सर जिंदगियों को दांव पर लगा देती है। आज इंसानियत पहले से भी कई ज्यादा बड़ी और जटिल मशीनें बना रही है, पर क्या आधुनिक इंजीनियर्स आज भी नेचर के साथ वही पुराना जुआ खेल रहे हैं? क्या हमने ह्यूब्रिस का वो कड़ा सबक सच में सीख लिया है, या फिर हमारी अगली सबसे बड़ी नाकामी इस वक्त किसी ड्राइंग बोर्ड पर बस डिजाइन ही की जा रही है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलेंगे अगले सफर में।